मुझे लगता है कि यार ये कहीं मेरे पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं. Why this fear is there? ये एक अलग पिलर है जो मेरेंगो का है, ट्रांसपेरेंसी Yes. विद द पेशेंट. और मैम इसमें सबसे बड़ी बात है, डोंट लीव द हैंड ऑफ द पेशेंट, वॉक देम थ्रू आउट टिल दे हैव नॉट हील्ड कंप्लीटली. मेरे पंडित जी ने बोला है कि आपके लेफ्ट लेग पे जिन चढ़ गया है. What is your take on that? E-astrology happening on the social media about treatment. थोड़ा सा मैम आप मुझे फंसवा देंगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसको देखेंगे वो पसंद नहीं करेंगे. Yeah. देखिए मैम, एस्ट्रोलॉजी में तो हम भी बिलीव करते हैं. यस, एक साइंस है, आइट्रो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी इन मेडिसिन. Have you messed up during a surgery? मैम ऑलमोस्ट 30 इयर्स होने वाले हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और अगर मुझे लगता है कि कोई डॉक्टर ये कहता है कि उसने कॉम्प्लिकेशन नहीं करी है तो वो झूठ बोल रहा है, और या उसने इतना काम ही नहीं किया. लेकिन ये जो मेस्ड अप है ना, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैडम मिस्टेक और कॉम्प्लिकेशन में फर्क है. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है मैम, आपको अपने पेशेंट को बताना होगा कि कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, रेयर कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं. कॉम्प्लिकेशन को छुपाना जरूर गलती है मैम. मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल का जो विजन है वो डेफिनेटली पेशेंट सेंटर्ड है, पेशेंट फर्स्ट. आज पता है मैं क्या सोच रही थी, जब शरीर स्वस्थ होता है ना, तभी मन और जीवन भी प्रबल बनते हैं. अ हेल्दी बॉडी लेज द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड अ वाइब्रेंट लाइफ. So welcome to a special episode where we spotlight innovation, precision and compassionate care in modern healthcare. Today we are joined by esteemed Dr. Hemant Sharma from Marengo Asia Hospitals, a growing network of multi-speciality hospitals that's truly changing the game. जब जिंदगी खिलती है ना, वो तभी खिलती है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है. आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत शर्मा. ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इन मरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुड़गांव. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू, धन्यवाद. सो बिफोर वी गो इनटू, बहुत से सवाल मेरे पास हैं आज आपके लिए, एंड मैं आपको बहुत ड्रिल करने वाली हूँ बीइंग अ डॉक्टर. So before we get to that section of the podcast, I want you to introduce yourself to everyone, all our listeners, about the hospital, about Marengo Asia Hospitals, about yourself, what has been your journey. इससे पहले जैसे आपने अभी बताया ना, जब ज़िंदगी अच्छी आप एग्जाम्पल दे रहे थे तो उसके लिए स्वस्थ होना ज़रूरी है. तो मुझे लगता है आज कल की जो करेंसी है ना, वो डॉलर या रुपी नहीं है, इट्स द मसल मास. प्रूवन है, जितनी अच्छी मसल्स हैं उतने तंदुरुस्त और लंबे समय तक जीवित रहने वाले हैं. सो आज का स्टेटस सिंबल, आज कल का स्टेटस सिंबल एक अच्छी गाड़ी या बंगला नहीं है, बल्कि अच्छी फिजिक, बॉडी और इंटरनल मेंटल हेल्थ है. Now coming back to your question, I'm working in Marengo Asia Hospital for last 2 years, and before that working in the same hospital for another 7-8 years. Just to give you a background, my training is a mixture of training from India as well as in UK. So more than a decade I was in England. तो जो इंग्लैंड का सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम है, दोनों अलग हैं. तो मुझे बहुत अच्छा और फ़ायदा लगता है कि मैं दोनों सिस्टम से वाकिफ़ हो गया हूँ. और इट इज़ अ रिगरस सिस्टम बोथ इन इंडिया एंड देयर. सो आई ट्रेन माई सेल्फ इन रिप्लेसमेंट सर्जरीज, जिसमें हम जोड़ों को बदली करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज जिसमें हमारे प्लेयर्स हैं, वहाँ पे कबड्डी, वहाँ पे रग्बी प्लेयर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड कबड्डी प्लेयर्स हैं. सो उनकी ट्रीटमेंट प्लस माई इंडियन एक्सपीरियंस मेड मी focused on treating polio patients and spastic patients, जो लोगों को बचपन से तकलीफ है. So Marengo Asia Hospital का जो विजन है वो डेफिनेटली पेशेंट सेंटर्ड है, पेशेंट फर्स्ट. और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता. सो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी पेशेंट सेंटर्ड एंड फोकस्ड रिगार्डिंग अवर ट्रीटमेंट. You know, you just mentioned 2 सालों से आप मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स के साथ हैं. With the big faculty of I think 600 plus experienced doctors, you know, and 1500 बिस्तर हैं, पेशेंट्स इतने आते हैं. हमने खुद आपकी विसिनिटी को हमने विज़िट किया, एंड आपकी फैकल्टी एक्सट्रीमली वार्म, वेरी वेलकमिंग. हॉस्पिटल्स के बारे में ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते नहीं हैं, बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो पहुंच जाओगे वहाँ. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर अब वो समय चला गया है जब हमें वो बेटडीन और स्पिरिट की
खुशबू आनी चाहिए थी। अब हमें ऐसी ही फील आनी चाहिए कि हम यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट से ज़्यादा अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए जा रहे हैं। वैसा ही एनवायरनमेंट होना चाहिए और वैसे ही लोग फ्रेंडली होने चाहिए जो आपको ग्रीट कर सकें और आपको हेल्प कर सकें। सो आई एम वेरी पॉजिटिव। मरिंगो इज़ अ बुटीक हॉस्पिटल जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ लोग काम करने वाले भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यार से हैप्पीनेस फैक्टर के साथ काम करते हैं। एंड आई समहाउ टोटली अग्री विद यू कि हॉस्पिटल के अंदर जब जाते हैं तो लगता नहीं है कि ऑनेस्टली इट्स वेरी वार्म, एंड ये भी नहीं है कि बहुत ऐसे हाई फाई है, हर कोई आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है. नाउ यू आर हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स ओवर देयर. What is this robotics interventions that you've introduced? You've introduced or it was there already? Let's hear about that. Okay, so अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, world wide robotic replacement surgery has been going on for a long time, for Okay. more than even 15 years. Okay. Yes, in Delhi NCR, we were the first one to introduce robotic hip and knee surgery using a Mako robot. Okay. So technology always comes with mixed feelings. सबसे पहले तो इसको अडॉप्ट करना, जैसे आजकल AI है तो लोगों के मिक्स से फीलिंग है, कुछ बहुत खुश हैं, कुछ डरे हुए हैं। तो उसी प्रकार से रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी लोगों के अलग अलग से उनके भावनाएं हैं, मिथ्स हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने घर में बैठा हूं और रोबोट सर्जरी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट इज एक्चुअली माई सर्वेंट, आई कैन से। उसकी कोई फीलिंग नहीं है, वो बहुत प्रिसीजन से काम करता है, गलती नहीं करता, नहीं करने देता। मगर उसको ये नहीं पता कि जिस मरीज के साथ मैं बात कर रहा हूँ उसको शुगर है, उसके घर में कौन लोग देखने वाले हैं, उसको क्या मेंटल प्रॉब्लम है। उसको ये नहीं पता कि उसको मैं हाथ पकड़ के अंदर तक लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ, जो कंसेंट फॉर्म है ना, उस पर मेरे दस्तखत हैं, रोबोट के दस्तखत नहीं है। So, आपने मेरी बात का जवाब पहले दे दिया है. You've come from an era where डॉक्टर को भगवान बोलते हैं. थोड़ी किसी की पेन ठीक होती है तो वो बोल देता है डॉक्टर साहब आप ही ने किया है, आपकी वजह से हुआ है. रोबोट्स आगे हैं. तो आर यू दैट ओपन माइंडेड? आपको लगता है कि आप उसके लिए इतना, बिकॉज सी यू आर सेइंग दिस बिकॉज यू नो यू आर डूइंग इट एंड यू इंट्रोड्यूस्ड इट, मेरेंगो एशिया हैज इंट्रोड्यूस्ड इट, बट यू थिंक इतना ईजिली एक्सेप्टेबल है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोबोट एक्सेप्टेबिलिटी की ये है कॉस्ट. अभी हमारी कंट्री में इंश्योरेंसेस जो हैं वो इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही हैं और आई एम श्योर कि वो कर भी लेंगी. सो दूसरी बात, पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि सर्जरी डॉक्टर नहीं कर रहा है. तो ये जब तक उनके मन से हम मिथ नहीं निकालते हैं कि सर्जरी डॉक्टर ही करता है, उसके हाथ में ही कंट्रोल है और रोबोट को प्लान डॉक्टर ही करता है. हाँ. रोबोट का सिर्फ काम हमारे बोन्स को एक्यूरेसी से, प्रिसीजन से काटना है. कैसे काटना है, कितना काटना है, ये हम ही उसमें फीड करते हैं. सो एक्सेप्टेंस अब लोगों में आ रही है. इनफैक्ट अब लोग पूछ रहे हैं आके कि आपके यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी होती है. पर मैं सबको बॉटम लाइन ये कहता हूँ, शायद ये मार्केटिंग वालों को पसंद ना आए, कि कुछ बेच के मत करवाइए. ये मत सोचिए कि हमें घर बेचना है रोबोट करने के लिए. यस, एक टेक्नोलॉजी है. अब आज की डेट में आप चाहते हैं कि लेटेस्ट फ़ोन हो जिसमें आपके सारे फीचर्स हों, आप आसान हो आपके लिए. सो जस्ट लाइक अ GPS. सो इट्स हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, आई बिलीव. How empathetic are you? Because see, I'll tell you why I'm asking you this. मुझे अभी 10 दिन पहले पेन उठा, ठीक है. मैं डॉक्टर के पास गई, शाटिका का पेन था. इस बार पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि मैं 4 दिन से सोच रही थी कि इनको बुलाऊंगी और इनको ग्रिल करूंगी. यू वर नॉट दैट डॉक्टर, ओके. सो उन्होंने मुझे, अभी मैं गई हूँ, उन्होंने पहले बोला आप वेट करिए, उसके बाद बोला आप एक्सरे करा लीजिए, फिर उन्होंने बोला आप MRI करा लीजिए. तो उसके बाद उन्होंने मुझे नर्व्स की मेडिसिन दे दी. मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ना मैं ठीक हुई. फिर मैं आपके पास आई, आपने भी मुझसे सेम बातें पूछी कि आपने एक्सरे कराया, नहीं कराया. अब आप मेरे को बताओ, हाउ एम्पैथेटिक आर यू? ये आपका सवाल थोड़ा सा मुश्किल है. सबसे पहले तो मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि उनको एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए. जब तक ये नहीं पता है तब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि मेडिसिन, डॉक्टर और दूसरों में क्या फ़र्क है.
आपको कोई तकलीफ है और मैं आपको उसका दुख प्रकट करता हूँ, अपनी भावनाएं प्रकट करता हूँ, तो वो तो सिंपैथी है। लेकिन मैडम अगर मैं अपने आप को, आई पुट माई सेल्फ इन योर शूज, ये मेरे को भी एग्जैक्टली यही पेन है, तो वो एम्पैथी है मैम। और पूरी साइंस में, ऑर्थोपेडिक से छोड़िए मैम, एम्पैथी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता मैम। वेल सेड, या मैम हर डॉक्टर का अपना तरीका है ठीक करने का। आजकल हम थोड़े से दुविधा में फंस गए हैं मैम। अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और वो नॉर्मल आ जाती है तो पेशेंट को बुरा लगता है मैम। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं और कोई और करवाता है, अब नॉर्मल आ जाती है, तो वो डॉक्टर ने मिस्टेक कर दिया है। सो मैम इसको आप पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए। आई एम श्योर वो डॉक्टर भी बहुत ही अच्छी भावना से आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और जब तक हमें पता नहीं है मैम कौन सी दवाई से किसको सूट करती है, वही दवाई हो सकता है किसी के लिए रामबाण का काम किया हो मैम। सो लोग अक्सर समझते हैं मैम कि हम लोग सिर्फ हथौड़ों से काम करते हैं, स्क्रू, पेचकस, मेटल्स, नीज, हिप्स अलग अलग एंगल्स में डालते हैं। और बहुत बार हमें मेडिकल कोलीग्स ने बोला है कि यू आर नथिंग लेस देन रिफाइंड कारपेंटर्स who are fixing the human things rather than the wood. So ma'am, beneath this there is a soul. Empathy के बिना no one can succeed in medicine. Empathy is not just an accessory, एक इंस्ट्रूमेंट है मैम, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। और एक बुजुर्ग आए हमारे पास, वो उनका हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किया था, तो वो आके थोड़ा सा नाराज थे मेरे से और मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आई एम रनिंग विद माई ग्रैंडसन बट आई एम वेरी सैड, आई कांट विन द रेस। लेकिन उनके इस कटाक्ष में भी कुछ छुपा हुआ था कि ही वॉज वेरी हैप्पी कि वो अपने संडे रिचुअल्स में वापस चले गए थे, अपने ग्रैंडसन के साथ भाग सकते थे। और पहले मुझे लगा वो कंप्लेंट कर रहे हैं, बट ही वॉज सो हैप्पी दैट आई कुड गेट हिम बैक टू लिव लाइक नॉर्मल। हर 500 मीटर्स पे आप गूगल करेंगे, यू विल फाइंड वेरी गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन, वेरी गुड हॉस्पिटल्स, एंड देयर इज नो डाउट, नाइदर आई डाउट। तो मैं हर बार पेशेंट को ये कहता हूँ कि मैम सर्जरी इज नॉट जस्ट मी डूइंग एन ऑपरेशन एंड यू रिसीविंग एन ऑपरेशन। कुछ तो एक्स फैक्टर है मैम। द एबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर टू होल्ड योर हैंड इन द फर्स्ट ओपीडी, टू अंडरस्टैंड आपके मन में क्या डर है, टू टेक यू थ्रू द प्रोसीजर एंड वॉक विद यू टिल द एंड, till you have not recovered. That's what I believe makes it different. That's what is required in any profession, and especially in our profession. We are not totally mechanical. आप आए, आपको देखा, आपका ऑपरेशन किया और खत्म हो गया मैम। ये जो एक्स फैक्टर है ना मैम, आई विश आजकल के जनरेशन के डॉक्टर से जल्द समझ जाएं कि यही एक्स फैक्टर है जो पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट को वहाँ लेके जाता है। And I think that is the reason, I think, why Marengo Asia, puts this line everywhere, patients first. So, you as a person, let's talk you as a human being before even you're a doctor. आजकल हम देखते हैं WhatsApp पे, ChatGPT पे आप चले जाओ, AI पे चले जाओ, you just type your problem. Most of the youngsters are doing this. खांसी हुई, एंटीबायोटिक ली, खा ली, ट्रीटमेंट हो गया, 4 दिन ठीक हुए, 15 दिन के बाद दोबारा खा लेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ यू एज अ ह्यूमन, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि आप AI से, छोटी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है, जैसे कि मे बी बैक पेन हो, समवन हु इज़ 20 एंड उसने बस कोई ट्रीटमेंट की दवाई खा ली, पेन किलर खा लिया, आफ्टर 10 years उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका क्या सजेशन है इस चीज़ पे, एक इंसान बन के बताइएगा, नॉट एज अ डॉक्टर। देखिए मैम, ये जाहिर सी बात है, हम हर छोटी बात के लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना, आपके पास समय है तो आप डेफिनेटली अपने कुलीग से पूछ सकते हैं जिसको ये प्रॉब्लम हुई हो। और मुझे ऐसा लगता है कि 70% ऑफ द टाइम वो छोटी प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी अगर आप AI से पूछते हैं। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसने डाली है मैम? डाली तो हमने ही है ना मैम। वैलिड पॉइंट। तो उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना AI के बस की बात नहीं है, वो डॉक्टर को करना पड़ेगा। खांसी के कारण सिंपल वायरल इन्फेक्शन से लेके बैड कैंसर तक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा बॉटम लाइन में हर मरीज को ये कहता हूं, अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, अगर आप दिन में सोच रहे हैं कि आपके घुटने में दर्द है और ज्यादा बार सोच रहे हैं, तो डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर आप सोच ही नहीं रहे हैं तो वो कभी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं। सो इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने आप से झूठ नहीं। आपको तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा मैम, आपके बैक में पेन है,
आपकी लाइफ में फ़र्क कर रहा है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे डॉक्टर साहब यस मैं तो सोचती हूँ इसके बारे में, तो फिर बेटर है कि व्हाट्सएप पे ना जाइए, डॉक्टर से ही दिखा लीजिए मैम। वेल एक्सप्लेन्ड। मैं थोड़ा थोड़ा आपसे कन्विंस हो गई हूँ डॉक्टर साहब। चलिए थोड़े बुजुर्गों की तरफ चलते हैं। पीपल हु आर इन लॉट ऑफ क्रोनिक पेन, ओके, स्पेशली व्हेन यू talk about knees, you talk about back pains, you talk about muscle pains. बाग में बैठते हैं, गार्डन्स में बैठते हैं। Yesterday I was talking to someone, उन्होंने मुझे बोला he must be 75. उन्होंने मुझे बोला बेटा मेरे ना मैं गया था, मेरे पंडित जी ने बोला है कि आपके लेफ्ट लेग पे जिन चढ़ गया है। What is your take on that? You know, because there is too much of e-astrology happening on the social media, especially about treatments, about diseases. कि भूत चढ़ गया, जिन चढ़ गया, आप ये ट्रीटमेंट कर लो, आप इस जगह, with due respect to all the religious places. आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? थोड़ा सा मैम आप मुझे फंसा देंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसको देखेंगे वो पसंद नहीं करेंगे। देखिए मैम, एस्ट्रोलॉजी में तो हम भी बिलीव करते हैं। वी आर नॉट गॉड इन द ग्रीन्स, वी आर जस्ट केयर टेकर्स। लेकिन मैम जिन विन की बात अभी तक थोड़ा मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। यस, एक साइंस है, आइट्रोमैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी इन मेडिसिन, और इस पे एक मरीज नहीं हमारे पास आके कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बुधवार को 12 बजे ही अपना हिप रिप्लेसमेंट करवाना है। Okay. सो मेरी टीम के लोग थोड़े से सरप्राइज थे, थोड़ा सा उनको लग रहा था कि हंस रहे थे, बट पेशेंट को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उसको ऐसे ही सपोर्ट किया कि अगर हम अपने बच्चे की शादी करने से पहले पंडित से पूछ सकते हैं, घर खरीदने से पहले, बिजनेस दुकान खोलने से पहले, इनफैक्ट हॉस्पिटल खोलने से पहले भी पूजा करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं पूछ सकते कि पंडित जी आप हमारा ये कब होना चाहिए। सो देखिए मुझे लगता है दे आर बोथ डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉइन। लेकिन मैं भूत प्रेत में तो नहीं मानता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैम अगर आपको लगता है, मैं तो खुद कह देता हूँ आपको क्या चाहिए मेरे से, और बहुत सारे लोगों को मेरी एज वैसे ही पता है, वो डेट ऑफ बर्थ लेके चले जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब पंडित जी ने कहा आपसे ठीक नहीं रहेगा, तो मैं कहा ठीक है नहीं, और कई आते हैं आप ही से ही करना है हमें। सो मैम आपको हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं। एंड ऑफ द डे मेरा पर्पस है कि मेरा फेलो ह्यूमन बीइंग ठीक हो जाए। इट डजंट मेक अ डिफरेंस मैम, मैं नहीं तो कोई और सही, लेकिन ठीक होना जरूरी है मैम। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ जो ठीक कर सकता हूँ मैम। I somehow realize कि ये सब पहले इतना नहीं होता था। Am I right or I'm wrong? ज़्यादा होने लगा। डेफिनेटली क्या वजह है? आपको क्या लगता है? मैम एक तो जो आजकल हम मीडिया में आप रील देखेंगे, अभी बहुत सारी रील आ रही है कि ये 9 नंबर है, 9 नंबर के साथ क्या होगा, आप एक बार देखना शुरू करती हैं, बहुत बार देखती हैं। तो मैम मैंने देखा है कि शुरू में आप किसी चीज़ को नहीं भी पसंद करती ना, तो आप बोलेंगे ये ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको दोबारा देखेंगे तो थोड़ी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तिबारा देखेंगी तो और एक्सेप्टेंस आ जाएगी। सो मुझे लगता है कि एवरीवन इज सो बिजी, सब लोग चाहते हैं कि 100% ठीक हो जाए, एक ही बार में ठीक हो जाए, एक मैजिक ट्रिक लग जाए, और सब लोग चाहते हैं कि स्पिरिचुअल, मेडिकल, नॉन मेडिकल, हर चीज़ के कॉम्बिनेशन का मिश्रण बना के एक परफेक्ट ट्रीटमेंट निकला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग पंडित, पुरोहित, मौलवी, इन सब से बात करके डॉक्टर्स के पास आते हैं। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है मैम, बहुत लोग कहते हैं कि हवा चढ़ गई है और इसलिए इसको ऐसा हो गया, और मैडम वो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक होता है और आप गोल्डन पीरियड मिस कर जाते हो, और आप इतनी लेट आते हो कि कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। वो बोलते हैं कि इनको हवा चढ़ गई थी, हाथ ऐसे गिर गया। तो प्लीज़ मेरी सबसे यही कहना है कि ऐसी चीज़ों को आप हवा वाले उसमें नए एंगल में मत लेके जाएं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारी दवाई ज़रूर खाएं, उसके अलावा आपको जो खानी है खाइए, क्रेडिट आप उस दवाई को दे दो, पर प्लीज़ इस दवाई को मिस मत करना। हम क्रेडिट नहीं चाहते, क्रेडिट किसी और को दे दो आप चाहे, बट डोंट मिस इट। You know, while just speaking to you, I'm trying to understand, and मुझे आज एक बहुत बड़ा लेसन मिला है डॉक्टर साहब आपसे बात करके, कि बोन्स के डॉक्टर हैं आप, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन हैं आप, नीज के बारे में, अच्छी हेल्दी बोन्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा हम अपनी डेली लाइफ में इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ हैं एंड वी आर यंग तो हम बहुत तेज़ी से भाग लेते हैं और सब कुछ। Why is it that we ignore onto the best of the foods for the bone health, good bone health? आप देखो कि बचपन से हम बादाम खाते हैं,
यंग एज में नहीं खाएंगे, मदर देंगे भी तो छोड़ देंगे, फेंक देंगे। देंगे। जैसे जैसे हम 50 के आएंगे हम फिर smell- खाने लगेंगे। फिर खाएंगे। तो how what are some great tips you want to give away to everybody out there, especially being at Marengo Asia Hospital? मैम इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट बोन्स। आप अगर पूछेंगे ना, हम सबको पता है हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ। हमारी जो इनर कॉन्शियस है ना मैम, सामने पड़ा है एक समोसा पड़ा है और एक बीन्स पड़ी है, तो आपको पता है इनमें से क्या चीज़ पिक करनी मैं तो चाहिए। समोसा ही खाऊंगी डॉक्टर साहब। एब्सोल्युटली, मैं भी शायद वही खाऊंगा और एक नहीं 2 खा जाऊंगा। हाँ। सो मैम बोन हेल्थ के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल कि आपका वेट हमेशा कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। बिल्कुल मैम, और मैं बुजुर्गों को भी ये कहता हूँ, आपका वेट जितना ऑप्टिमल है आप उतने ही सुखी रहने वाले हैं। हाँ। क्योंकि मैम हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। हम्म। 30 इयर्स के बाद हमारी बॉडी में कोई कैपेबिलिटी नहीं है नई बोन बनाने की। तो अच्छा। आपका बैंक है, आप उसके बाद बैंक से विड्रॉल करती जा रही हैं और एक दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा। अगर आप उस बोन हेल्थ को, उस पैसे को मेंटेन रखना चाहती हैं, तो आपको वेट एब्सोल्युटली कम रखना है। आपको बोन्स वाली एक्सरसाइज करनी है, जैसे वेट बेरिंग है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे स्विमिंग बहुत फैंटास्टिक एक्सरसाइज है, पर वो वेट बेरिंग नहीं है। वॉकिंग वेट बेरिंग है, जिसपे आपका वजन पड़ता हो। साइकिल वेट बेरिंग है। तो जब आप बोन्स पे वेट डालती हैं तो बोन्स को सिग्नल मिलता है कि और बोन को बनाओ। उसके बाद मैम एब्सोल्युटली प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी ग्रैनीज दादी आती हैं कि हम, तुम मुझे कह रहे हो मसल बनाओ, तो क्या मैं जिम जाना शुरू कर दूं? तो मैं बोलता हूं आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप पानी की बोतल को हाथ में पकड़ के अगर 10 बार ऐसे कर लेंगी तो आपकी कुछ तो मसल्स कायम रहेंगी। और लोग पहले समझते थे मैम हड्डी कमजोर होती है, हम गिरते हैं और टूट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है मैम, पहले मसल कमजोर होती है, आपका बैलेंस खराब होता है, आप गिर जाते हैं, हड्डी तो कमजोर होती ही होती है और टूट जाती है। सो इसलिए मेरा यही कहना चाहूंगा कि वेट, डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम 4 टाइम्स इन अ वीक तो डेफिनेटली करना चाहिए मैम। क्या डाइट में आप क्या खाते हैं? यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर फिट। मैंने बहुत खराब डाइट भी खाई, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी है कि आप इसको 35-40 साल तक कितना अब्यूज कर लो मैम, अक्सर लोग निकल जाते हैं। गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं, वी हैव ऑल द वाइसेस, ड्रिंक, अल्कोहल, एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद वी रियलाइज कि हमारी रिकवरी इतनी अच्छी नहीं रही है मैम। सो क्लीन डाइट मैम, आई फील शुगर इज समथिंग which should be curtailed to as much as possible. At least artificial sugars तो definitely हमें नहीं खाना चाहिए मैम, जो कि raw sugar हम खाते हैं, white sugar हम खाते हैं। बहुत लोग को जानते हैं कि I think it is the biggest addiction we have. Secondly, after 6 o'clock, I don't think there is need for our body to eat. We are hibernating, हम सो रहे हैं। उसके बाद खाने का कोई मतलब नहीं है। And third thing I always follow is कि भरपेट नहीं खाओ, जितनी जगह है उससे थोड़ा सा कम खा लो। ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ तक आना चाहिए। और डेफिनेटली मैम जैसे खाया है वैसे ही आपको निकालना भी पड़ेगा। क्या आप जानती मैम 1 किलो वेट लॉस करने के लिए आपको 7,700 कैलोरी लूज करनी पड़ेगी। आई एम नॉट लाइकिंग यू, यू नो, सीरियसली। आई एम श्योर कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन और इस 7,700 कैलोरी को मैं चाहूँ ना मैम, एक दिन में 2 पिज्जा खा के बना सकता हूँ। और निकालने में मुझे कम से कम 1 महीना चाहिए। Maybe more. Maybe yeah, more. Yeah. But you know, Doctor, you see the youngsters these days. They are just on the pizza. They're just on the junkie. You know, they don't understand the concept. वो पता है क्या बोलते हैं हमको? हमारे पॉडकास्ट में अभी कोई यंगस्टर आया था, उसने बोला हमने तो, आप तो यंग एज से ही इतना जंक फूड नहीं खाते थे, आपको क्यों प्रॉब्लम है? दैट्स, आई मीन, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस। क्योंकि जब हम यंग थे, लाइक यू नो इन माई टीन्स, तो इतना जंक फूड नहीं होता था, मोमोज नहीं होते थे। इट्स नॉट कि हम हमेशा नूडल्स खा रहे हैं, हम घर का खाना खाते थे। हमें भी अभी तभी भी बीमारी है हमें। तो क्या मतलब क्या है ये? बॉडी का भी होता होगा ऑफ कोर्स, लाइक यू नो। मैम देखिए जनरेशन डिफरेंस तो है। हाँ। ये हम जेन जी की बात कर रहे हैं कि जो जनरेशन जेड है मैम, उनकी लाइफ आप जनरेशन एक्स से कंपेयर करेंगी, मिलीनियम से कंपेयर करेंगी तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। ये वो लोग हैं जो फटाफट इंस्टाग्राम, गूगल रिव्यूज से देख के कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे समय में ना तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। True. और मुझे लगता है कि नई जनरेशन को दे वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट, फास्टर सक्सेस, फास्टर weight loss, faster means to eat food and go to office.
सो डेफिनेटली मैम, और जिस तरह का लाइफस्टाइल है मैम, लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि सर हम 12 घंटे कंप्यूटर के सामने रहते हैं और खुद क्रिएटेड प्रॉब्लम है, नेक पेन, ये शोल्डर पेन, तो फिर खाना तो कहाँ से आप मैम हेल्दी खाएंगे? आपके पास खाना इज जस्ट वन एक्टिविटी, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको लगता है कि ठीक है काम किया है, बीच में कुछ खाना है, तो जस्ट पिक अप समथिंग विच इज easy and handy. Yeah, I think you put it right. That's a great takeaway that you've just given. कि खाने को एक एक्टिविटी समझकर उसको इग्नोर करके खा रहे हैं. बिल्कुल. Not like you're feeding your body like a What temple. is required. Yeah, this is a very good takeaway. I think so. Okay, now I understand that when patients tell you that डॉक्टर साहब आपने हमें ठीक कर दिया, आपकी जगह तो भगवान की जगह है. But have you messed up during a surgery? मैम ऑलमोस्ट 30 years होने वाले हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और अगर मुझे लगता है कि कोई डॉक्टर ये कहता है कि उसने कॉम्प्लिकेशन नहीं करी है तो वो झूठ बोल रहा है, और या उसने इतना काम ही नहीं किया मैम. लेकिन ये जो मेस्ड अप है ना, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैडम मिस्टेक और कॉम्प्लिकेशन में फ़र्क है. आप गाड़ी चला रही हैं रॉन्ग साइड, बिना बेल्ट डाले, विद अ फुल बॉटल ऑफ विस्की इनसाइड, ये मिस्टेक है मैम. मगर आप सही चला रही हैं और फिर कोई आता है और एक्सीडेंट होता है, आप भी बच जाएंगे, दूसरा भी बच जाएगा, बहुत चांसेस है, ये कॉम्प्लिकेशन है मैम. देयर इज नो सर्जरी ऑन दिस अर्थ एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हिच डज नॉट हैव अ कॉम्प्लिकेशन. सो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है मैम, आपको अपने पेशेंट को बताना होगा कि कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, रेयर कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मैम, अगर होती है तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको छुपानी नहीं है. कॉम्प्लिकेशन को छुपाना ज़रूर गलती है मैम. मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैम, एक पेशेंट था, हमने उनकी सर्जरी करी थी, सर्जरी के बाद अनफॉर्चुनेटली उनके वुंड हील नहीं हुए, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं. ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को बहुत डर लगता है, तो पेशेंट हर बार ये पूछता है कि डॉक्टर साहब ये सूजा क्यों है. अगर उसको कुछ नहीं है, सर्जरी के कारण सूजा है, तो मैं छुपा रहा हूँ मैम. बट आई हैव टू एडमिट एंड टेल देम कि देखिए मुझे इन्फेक्शन का डाउट है एंड आई नीड टू बी रियली एग्रेसिव एंड ट्रीट द इन्फेक्शन. और मैम इसमें सबसे बड़ी बात है, डोंट लीव द हैंड ऑफ द पेशेंट, वॉक देम थ्रू आउट till they have not healed completely, ma'am. So see, I understand that because hiding a complicated situation is a mistake. Is a mistake. It's a blunder. It's a blunder. So because all these high stake surgeries are also very expensive. कुछ सस्ता तो कुछ नहीं होता है, मेडिकल केयर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो what is your, do you go by your gut feeling or you go by your study or you go by, because you don't know the patient's body, how it will respond to a treatment. तो आप कैसे जाते हैं, आप अपने अनुभव से जाते हैं कि आप अपनी कैसे करते हैं आप? मैम एक्सपीरियंस की बहुत मैटर है, लेकिन आप लेवल ऑफ एविडेंस में देखेंगी ना तो वो काफ़ी नीचे आता है मैम. सो हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से चलना होगा. हमें मालूम है कि अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है और जो 3 महीने का शुगर लेवल्स है वो 6.57 से ज़्यादा है, तो सर्जरी को डेफर कर देना चाहिए, आपको करना ही नहीं चाहिए. तो मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ अपनी टीम में कि समटाइम्स ट्रीटमेंट कैन बी वर्स देन द डिजीज. तो एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को पता होना चाहिए कि व्हेन एक्चुअली ट्रीटिंग अ पेशेंट कैन बी वर्स देन द डिजीज व्हिच दे हैव कम टू यू. तो यही पर ही मुझे लगता है कि सफ़ेद बाल और ना सफ़ेद बाल वालों का फ़र्क आ जाता है. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाई इन द प्रोफाइल ऑफ मरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स में आता है ट्रस्ट. आई थिंक बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, हाउ द डॉक्टर्स आर एंड व्हाट इज़ द विजन, और आप कितनी देसी लैंग्वेज में भी लोगों को समझ सकते हैं. बहुत ही आई एम लिटिल बिट कन्विंस्ड नाउ बाय टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली. और मैम मेरे को ना इतने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, फिर भी मुझे हर पेशेंट को, अगर मेरे 20 पेशेंट ओपीडी में, हर पेशेंट को ये प्रूव करना पड़ता है, आई एम द बेस्ट, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ. ऐसा कौन सा प्रोफेशन है मैम जिसके अंदर आपको हर पल, हर सेकंड प्रूव करना पड़ता है? वी एज सर्जन्स आर एज गुड एज द लास्ट केस. अगर आखिरी में गड़बड़ हो गई तो मेरे 99 अच्छे तो भूल जाएंगे सब, वो एक खराबी याद रहेगा मैम. तो इसलिए हम लोगों को पायलट से बहुत कंपेयर किया जाता है मैम, क्योंकि जीरो टॉलरेंस जोन, जीरो एरर जोन एक्सपेक्ट की जाती है. लेकिन मैम वी आर ह्यूमन बींग्स.
तभी मैं कहता हूँ सक्सेस इज नोइंग योर फेलियर्स। तो मुझे लगता है मिस्टेक्स और कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे आपको अगर ये पता है कि आप कहाँ फेल होने वाले हैं। And, you know, and this is a very valid and a very stressful point also, because someone who's already in a pain, it would take a lot from you to convince that patient एब्सोल्युटली that boss आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा Yeah. patience रखो. Patients never have patience. I've seen this, you know. I mean, I am also so many times at the doctors, you know, and मुझे लगता है कि यार ये कहीं मेरे पे experiment तो नहीं कर रहे हैं. Why this fear is there? Because of what? Too much of knowledge? ये फेयर का एक कारण है कि मैम जो आई एम सॉरी सम पीपल मे नॉट लाइक इट कि हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना वो यूनिवर्सल सी नहीं है मैम। कोई तो बहुत अच्छे हैं हाँ. पर आपके पास कोई नापतोल नहीं है मैम। विदेश में इंग्लैंड में हमारी वेबसाइट है जनरल मेडिकल काउंसिल की, हाँ. आप उसमें नाम डालेंगी सारा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम करी है इस डॉक्टर ने, कैसा है, इंटेग्रिटी कैसी है, ट्रेनिंग कैसी है। आप अगली ट्रेनिंग मॉड्यूल में जा ही नहीं सकते जब तक आपने पहले को 100% मास्टरी नहीं करी है। तो विश्वास ज़्यादा है और फिर इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं और तो वो यूनिवर्सैलिटी लाना एजुकेशन सिस्टम में मुझे लगता है बहुत चैलेंज है जो कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट कि कैसे हम हर पेशेंट को बता सकें। तो कुछ लोगों ने कहा आप एग्ज़ाम रखना शुरू कर दीजिए डॉक्टर्स का हर साल, हर 5 साल में कि वो अप टू डेट है प्रैक्टिस के साथ या नहीं है। सो पेशेंट्स को देखेंगे कि पढ़ाई करेंगे? तो मैम यही है ना कि इंग्लैंड में तो होता है, उसको रिवैलिडेशन कहते हैं। आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं कि आपने क्या किया, आपका कितना कॉम्प्लिकेशन रेट है, रजिस्टर्स है और वो फ्लैग हो जाता है। अगर मेरे नाम से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ऑटोमेटिक उसको कंप्यूटर फ्लैग कर देगा और मुझे एड्रेस करना पड़ेगा अपनी उस प्रॉब्लम को। तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी ये एक अलग पिलर है जो मेरेंगो का है, ट्रांसपेरेंसी विद द पेशेंट। तो हमें ट्रांसपेरेंट तो रहना पड़ेगा, हमें अपनी प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करना है, हमें अपने आप को पेशेंट के हिसाब से चेंज करना है। सो पेशेंट सेंटर्ड केयर फॉर द पेशेंट, यहीं पर ही इस पिलर की मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस आती है मैम। And when a patient is not happy with you, for example, okay, and they are sitting in your room, you have a very nice room I've seen in the hospital. Thank you. How do you handle that? पहले तो उसने ट्रीटमेंट करा लिया लेकिन you know how people are, हर टाइप का पेशेंट आता होगा और वो गुस्सेल हो गया आपके साथ या आपको बोल दिया कि आपकी वजह से मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, तो आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं? डोंट यू गेट स्ट्रेस्ड? मैम ये सिचुएशन जो है ना एक्चुअली आई विश कि इसमें डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए, हाँ. जो कि इंडिया में नहीं मिलती है, हाँ. कि हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट पेशेंट, डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मैम सबसे पहली चीज़ हमें यही सिखाया जाता है वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको पेशेंट की पूरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आपकी वजह से हुआ, तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यस ये प्रॉब्लम है और इस वजह से हुई है। आप उसको मना नहीं कर सकते। यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू हैव डन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑफर कि इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो आपको जरूर ऑफर करना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर आप कॉम्प्लिकेशन नहीं ट्रीट कर सकते हैं तो आपको प्राइमरी सर्जरी करने का भी कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्राइमरी सर्जरी कर दिया और कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको एक्स जगह भेज देता हूँ। सो मैम हमें सुनना पड़ता है, हमें अपनी प्रैक्टिस को डाइसेक्ट करना पड़ता है। मेरे पास दो ही ऑप्शन है मैम, या तो मैं पॉज करूँ और या मैं ओवर रिएक्ट करूँ। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि पॉज करूँ, अपनी प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करूँ, अपनी प्रैक्टिस को डाइसेक्ट करूँ। और मैम हम कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसको हम एक इंसिडेंट रिपोर्ट बताते हैं, मेरेंगो में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इंसिडेंट रिपोर्टिंग करते हैं। अगर कोई अनटूवर्ड प्रॉब्लम है उसको हम लोग रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं कि ये इसलिए हुआ था। सो इसमें ट्रांसपेरेंसी और सच बोलना बहुत ज़रूरी है। और मैम मेरे जितने भी पेशेंट्स आए हैं इवेंचुअली मैंने देखा है दे हैव वेरी वेल एक्सेप्टेड कि अगर आप उनसे सच बोलते हैं एंड दे हैव नॉट लेफ्ट मी मैम, लेकिन मुझे उनका साथ एंड तक निभाना पड़ता है मैम। और खुश भी रहना पड़ता है, खुश भी रहना पड़ता है, स्माइलिंग में से भी मिलना पड़ता है। एब्सोल्युटली I think it's a tough job, honestly. In an OT, now, how many times you've been vulnerable? You could have gone by the book, but you could not go by the book. Any of your cases you would like to share? मैम व्हेन द OT स्टार्ट्स वल्नरेबिलिटी तो हमेशा रहती है मैम,
एक नहीं, बहुत बार ऐसे होता है when things are not going the way you wanted. I remember एक बहुत ही यंग लड़की का हम लोग फ्रैक्चर फिक्स कर रहे थे. All of a sudden, you hear the sounds, beep sounds from everywhere. And I asked the anesthetist कि क्या हुआ, तो बोले कि इनका BP has dropped. BP is in boots. अब इमेजिन करिए कि हम एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे और उसका सडन फॉल ऑफ बीपी हो गया. हमें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि अब ये टीम लीडर क्या करने वाला है. एंड मैम, वी रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ ब्लीडिंग समवेयर फ्रॉम द वेसल. सो fortunately, here comes the teamwork. So we had the right people to fix it. We fixed it, informed the family. We got the patient through. And eventually, everything was good. लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, we are not invincible. We are treated like gods. We don't want to be treated like gods. हम भी बीमार होते हैं. People say you are God in greens, in the scrubs. ये गलत है, मैडम. Yes, we want things to go always in the same way. We are not control of everything, ma'am. They feel we are in control of everything. Human body is very different. We think something, it behaves totally differently, ma'am. तो ऐसा अक्सर होता है, ma'am. But we have to be prepared. I'm sure. You know, while you were just telling me about this OT incident, so this is our own family case. So हमारे बड़े दादाजी 93 years के रहे होंगे and वो गिर गए और उनको हिप रिप्लेसमेंट कराना था और हम ले गए उनको. तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, you know, कि हम नहीं करेंगे इनकी सर्जरी. उनको थोड़ा कैंसर एस्पेक्ट भी था. अगर आप इस सिचुएशन में, आई डोंट नो आप कभी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, पर अगर रहे हैं तो आप बताइए सबको कि हाउ डिड यू हैंडल इट. देखिए मैम, ऐसी सिचुएशन हमारे पास काफ़ी आ जाती है क्योंकि हम लोग ऑर्थोपेडिक कैंसर वर्क भी काफ़ी करते हैं. सो मैम, अगर कोई टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट है, उसको हिप फ्रैक्चर हो जाता है, मैम ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं है जो ये बता सकता है कि आप, ये पिक्चर में ही होता है कि आप 6 हफ्ता जिएंगे, 3 महीना जिएंगे, 6 महीना जिएंगे. Everyone has the right to die with dignity, pain free. So हमें ये पढ़ाया जाता है मैम कि अगर कोई 6 हफ्ता भी किसी की लाइफ है और सर्जरी करने में ऐसा कोई रिस्क ना हो जिससे पेशेंट की हम जान को खतरा करें, तो मैम हमें उसको पेन फ्री करना है ताकि वो खड़े हो सकें, वो चल सकें, बिस्तर पे पॉटी सुसु ना कर सकें, अपने प्यारे और रिश्तेदारों से बैठ के वो काम कर सके जो अनफिनिश्ड रह गया हो मैम. सो मैम, डेफिनेटली ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने पेशेंट को सर्जरी करने से मना कर दिया है, ये वही सिचुएशन है जिसमें मेरे एनेस्थेटिस्ट ने कहा है कि ये पेशेंट एनेस्थीसिया टॉलरेट ही नहीं कर सकता. उस स्थिति में फैमिली को बता दिया जाता है कि दिस इज अ वेरी रिस्की सर्जरी, व्हाट डू यू वांट, एंड वी हैव टू इन्वॉल्व पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स इन द केयर. लेकिन मैडम, एवरीवन हैज़ द राइट कि उसको दर्द ना हो, वो चले, वो बिस्तर पे ही आखिरी दम ना तोड़े मैम. डिफिकल्ट सिचुएशन, बट डिफरेंट सिनेरियोज वी हैंडल इट मैम. Okay, if you have a difficult patient, okay, now I would like to share something very personal with you. हालांकि ये एक प्रोफेशनल पॉडकास्ट है, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ. मेरे खुद के पिताजी, he's chronic diabetic, okay? He got gangrene in his leg. इग्नोर करते रहे, होम्योपैथिक खाते रहे, बिकॉज वी आर फ्रॉम अ फैमिली ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स. एंड पाँव अल्टीमेटली उनका कट गया. हम गए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास. अब वो छोटे शहर में रहते हैं, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई आप, आई थिंक देयर इज सम सिस्टम नो दैट दे पुल आउट द पस, द इन्फेक्शन. सो बट उनको नहीं बताया, या वो मे बी उनकी स्थिति नहीं हो, क्योंकि मैं तो वहाँ थी नहीं. ऐसी सिचुएशन में अगर आपको मैं खड़ा कर दूँ, आप इसको कैसे हैंडल करते, आप मुझे ज़रूर बताइए, बिकॉज देयर इज समथिंग मोर कमिंग अप विच आई कैन सी समवेयर इन द फैमिली. देखिए मैम, डिसीजन फॉर एम्पुटेशन, जिसको आपने कहा पाँव काटना, वो तभी डॉक्टर लेता है when the damage to the leg is irreparable, okay, beyond any repair, or even if you repair, the function of the limb will be useless. Oh, you cannot carry a dead leg
ऑन विच यू कैनॉट स्टैंड, आप उस पर खड़े नहीं हो सकती, आप उस पर चल नहीं सकती। मैम कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया कि क्या आपके फादर साहब को प्रॉब्लम थी, क्यों एम्पुटेशन करना है। मैम मेरा ऐसी सिचुएशन में सिर्फ यही नहीं होता कि आपका टांग ही काटना है, मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो टांग काटने के बाद भी मैराथन रन करते हैं, जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, पैरा ओलंपिक्स में जाते हैं। आपको थोड़ा तो पॉजिटिव होप दिखाना पड़ेगा ना मैम। यस, उस वक्त वो लाइफ सेविंग थी, लाइफ कम्स बिफोर द लिम्ब, बेसिक प्रिंसिपल है मैम। लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड मैम। हर अंधेरे के बाद आगे रोशनी जरूर है मैम। आजकल ऐसे ऐसे प्रोस्थेसिस हैं, लोग खड़ के दौड़ते हैं उसको, किसी को पता भी नहीं चलता, घुटना भी मुड़ता है, एंकल भी मूव होता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है मैम। सो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको होप जरूर देनी पड़ेगी पेशेंट को। मुझे लगता है यही फर्क है एक डॉक्टर में, जो सिर्फ वही नहीं रुक जाता है, उसको ये भी बताने पड़ेगा इसका ये कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। तो एक्सेप्टेंस भी बेटर हो जाती है पेशेंट की, फैमिली की, और we can come through this difficult situation provided we don't leave them till the end. हमें आखिरी तक उनका साथ देना पड़ेगा मैम। Yeah, that's a great takeaway. But was there ever a situation where you gave your best and you still lost? You didn't win. Yes ma'am. I would want you to Because share it that. is very recent, Okay. maybe 20 days ago, that's why I'm sharing with you. Okay. We had a gentleman who was 92 Okay. and his wife was 90. Beautiful, lovely couple from abroad. Okay. They came to India for Kumbh Mela. अच्छा. Imagine हम लोग तो हिंदुस्तान में 90 साल पे हमको कोई जाने नहीं देगा बाथरूम तक भी. He had medical problems, heart problems. Unfortunately, he fell Oh. and he broke his hip. Oh. तो सबसे पहले तो हम हैरान ये थे कि आई विश कि मैं ऐसा 92 हूँ कि मैं कुंभ मेले में जा सकूं. मुझे लगता है कि हम लोग तो ऐसी जनरेशन से हैं कि हम लोग कुंभ छोड़िए एक परिक्रमा भी नहीं कर सकते हैं छोटी सी. सो मैम उनकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है, विदेश से आए थे, तो वहाँ के तौर तरीके बिल्कुल वही हमें अपनाने थे. सो मुझे इसमें थोड़ा एज मिला क्योंकि मैं उनको बता सका कि आई एम द राइट डॉक्टर फॉर देम, क्योंकि मैं वहीं जगह से ट्रेन था. तो सबसे पहले तो यही था कि उनको ये कन्विंस करना कि हम सही हॉस्पिटल हैं और सही डॉक्टर हैं मैम. क्योंकि हमारे पास विदेश से बहुत पेशेंट आते हैं और हमारे बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग भी विदेश से है और वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हमारे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं. सो बहरहाल पेशेंट एग्रीड टू हैव ट्रीटमेंट विद अस. सर्जरी वेंट अनइवेंटफुल. पेशेंट को घर जाना है और उनके इंश्योरेंस से बातचीत चल रही है, आज जाना है, कल जाना है, बैग्स पैक्ड. एंड मैं सुबह राउंड पे जाता हूँ और उन जेंटलमैन को देखता हूँ, वो चल के मेरे सामने चल के आके बेड पे बैठे हैं. और इससे पहले मैं रूम से जाता, आई कुड हेयर कि कोई स्लरिंग की आवाज़ आ रही है, जैसे किसी की स्पीच में क्लैरिटी नहीं है. मैंने जैसे ही देखा तो उनका जो सलाइवा है वो ड्रूल कर रहा था. सो इमीडिएटली वी रियलाइज्ड कि दिस इज अ स्ट्रोक. सो हमारा स्ट्रोक प्रोटोकॉल होता है, बहरहाल बहुत जल्दी उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, बट वी लॉस्ट द जेंटलमैन मैम. अब ये बताइए मैम कि ये मेरे हाथ में ही नहीं था. मुझे ऐसा लग रहा था कि आई विश कि कुछ ऐसा कर सकते, जिसने जहाज़ पकड़ना है, जो बैग पैक करके बैठा है. सो ऐसा तो मैम डेफिनेटली अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं अपने फादर को कभी जाने नहीं देता जिंदगी से मैम. आई विश कि पेशेंट्स भी ये रियलाइज कर सके कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है. वी आर केयर टेकर्स एंड केयर गिवर्स. हम भगवान नहीं हैं, हमें प्लीज भगवान बनाओ भी मत. सो मैम ऐसी सिचुएशन आती है. इट वॉज वेरी सैड कि ऐसा हुआ, पेशेंट जहाज पकड़ने वाला है, ऑल ऑफ दिस हैपेंड. है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जो हम सबको कंट्रोल करती है. I'm 100% sure on this. Any other lesson that you've learned from any of the patient case studies over the years? मैम बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. बहुत लोग इसको शेयर नहीं करेंगे क्योंकि शायद ये फ़र्क करे मुझे भी. सो मैम एक पेशेंट बहुत ही वीआईपी, और मैम अक्सर वीआईपी पेशेंट्स को पहले मैं कह देता हूँ कि आपके साथ वीआईपी सिंड्रोम होने वाला है. What is that? उनको वीआईपी सिंड्रोम है मैम, जब हम समझते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो वो डेफिनेटली होती है.
और मर्फीज लॉ भी है, आप समझते हैं कि आज ये होना ही नहीं है तो वो 100% होगा। आपको लगता है आपके पास साइज 20 का स्क्रू तो लगेगा ही नहीं, 20 का ही लगेगा, तो शॉर्टकट नहीं चल सकता। सो मैम बहुत केयर के साथ पेशेंट को हमने ट्रीट किया, सर्जरी हो गया, एक्सरे हो गया, पेशेंट चल भी रहा है। हाँ. तो जब हमने एक्सरे देखा तो हमने देखा कि उसके अंदर फ्रैक्चर ओके. हमें मिला। हाँ. और ऑब्वियस सी बात है, सर्जरी से पहले तो फ्रैक्चर नहीं था, तो सर्जरी के दौरान ही हुआ होगा फ्रैक्चर, जो कि हम मेंशन भी करके रखते हैं पेशेंट्स को कि अगर वीक बोन्स हैं तो फ्रैक्चर हो सकता है, होगा तो हमें उसको ट्रीट करने की सारी हमारे पास सुविधा है। तो मैम जब उस पेशेंट को मैंने बताया कि उसको बताने से पहले मैम मेरे सारे लोगों ने कहा कि कोई नहीं, इसको हम छुपा देते हैं, कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बोल देंगे अभी वज़न नहीं डालना, बोल देंगे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन मैम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड ओइंग व्हाट यू हैव डन प्लेज अ बिग रोल मैम। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग रोस्टेड। मुझे बताना पड़ा कि आपके फादर साहब के एक्सरे में सर्जरी के बाद ये फ्रैक्चर है, और उसके बाद मैं चुप था 5 मिनट, केवल 15 मिनट रिसीविंग एंड पे ही था। कैसे हो गया फ्रैक्चर, क्यों हो गया फ्रैक्चर, आपने तो कहा था नहीं होना चाहिए। तो मैम बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकती हैं, पर एट द सेम टाइम मैंने उनको जब ये कहा कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये फ्रैक्चर को कोई और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ दिन के लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा प्लास्टर से, लेकिन कोई और सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो उनको इस बात को एक्सेप्ट करने में अच्छा लगा। एंड द बेस्ट आई वुड से कॉम्प्लीमेंट आई गॉट वाज कि डॉक्टर साहब आई एम वेरी ग्लैड कि आप हमारे से सच बोल रहे थे, क्योंकि मैडम इस सच्चाई को मैं छुपाता और कोई और इस एक्सरे को देख के कहता तो मैम वो मेरी मिस्टेक थी, विच वॉज पनिशेबल मिस्टेक। लेकिन फॉर्चुनेटली द आउटकम वॉज गुड। और तो और मैम कि 2 साल के बाद उनकी दूसरी साइड का ऑपरेशन करने के लिए वो पेशेंट आया, तो वहीं से मुझे लग गया था कि दे हैव फॉरगिवन अस एंड दे अप्रिशिएटेड आवर इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एबिलिटी टू एक्नॉलेज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम एंड ट्रीट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। मुझे तो बहुत एक्चुअली मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। सो आई एम गोना शूट अनदर वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन टू यू डॉक्टर साहब। नाउ देयर इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ओके ना, गुड और बैड दोनों होती है, एज भी होती है तभी कराई जाती है मोस्टली। सो कमिंग टू Marengo Asia Hospital, how come? Because when we read the Google reviews, most of them, like 99% positive successful surgeries के बारे में patients ने लिखा है। तो good और bad में क्या difference होता है? What have you learned and observed? मैम पहले तो हमें ना मीडिया को और ये जो सोशल मीडिया है इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। हाँ. हम सब लोग ये तो दिखाते हैं हमारे अच्छे पेशेंट्स, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स। और जैसे कि इससे पहले भी कहा कि कोई सर्जन जो कहता है उसके पास कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है वो गलत कहता है मैम। अब सवाल सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का है मैम। ये सिर्फ एक्सरे पे डायग्नोज नहीं होता मैम। ऐसा हो सकता है कि मेरी आइज में आपका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है और आपके लिए नहीं है। जब मैंने सर्जरी करी मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपको तो रनिंग करनी थी, मैराथन भागना था। मैं पूछता हूँ पेन कैसा, आप कहती हैं बिल्कुल ठीक है, और आप कहती हैं मैं तो दौड़ ही नहीं पाती हूँ। तो ये मेरा कम्युनिकेशन एरर था मैम, मेरा कनेक्ट ही नहीं हुआ आपको मैम। सो इसका मतलब पेशेंट काउंसलिंग का इतना बड़ा रोल है, आपको हर इंडिविजुअल पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस को जहन में रखना है और रियलिस्टिकली देनी है मैम। आई विश कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का जो सक्सेस मीटर है ना मैम, वो रेंज ऑफ मोशन से ना हो कि कितना मुड़ता है, क्या मैं उकड़ू बैठता हूँ, क्या मैं नीचे चौकड़ी मारता हूँ, इसके बियॉन्ड हो मैम। वी एम टू गेट देम बैक टू लिविंग, वी जस्ट वांट देम कि हम ये नहीं चाहते कि वो चलें, हम चाहते कि अपनी जिंदगी जिए मैम। सो मैम ये जो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल है बहुत ही रिलेटिव टर्म है मैम। और कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में किसी पेशेंट की सर्जरी को खराब डेलिबरेटली नहीं कर सकता। ये आई विश कि जितने लोग सुन सके, समझ सकें, समझ ले मैम। वो अपना बेस्ट ही करेगा मैम। मैं क्यों खराब करूंगा आपका, मेरे को आपसे क्या लेना देना है। इनफैक्ट अगर मेरे दुश्मनी भी है ना मैडम, तो ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं दुश्मनी भी नहीं निकाल सकता हिपोक्रेट ओथ के होते हुए। मुझे तो भी आपको उसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा जैसे मैं अपनी बहन, अपने किसी रिश्तेदार को ट्रीट करूंगा मैम। दैट्स अ ग्रेट टेक अवे, यू नो, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन
क्वेश्चन पेशेंट्स के दिमाग में रहता है, इंसानों के, मैं पेशेंट क्यों बोलूँगी कि यार वो डॉक्टर वो पैसे बनाने के लिए कर रहा था, दैट्स वेरी वेरी चीप टॉक्स हैपनिंग इनसाइड द होम्स। गए थे उधर ठीक नहीं है, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, फिर हम तीसरे के पास चले गए। नाउ हम तीसरे चौथे पांचवे के पास इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि शायद ये अच्छी डाइट फॉलो भी नहीं कर रहे हैं आफ्टर द सर्जरी एंड बिफोर द सर्जरी। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन गुड बोन हेल्थ विद डाइट। ओके, मोस्ट ऑफ द सभी के विटामिन डी कम आते हैं, सभी की ये सब प्रॉब्लम्स है, कैल्शियम कम होगा। आप मेरे को बताओ एज वाइज भी एंड जेंडर वाइज भी गुड फूड क्या खाना चाहिए फॉर ग्रेट बोन हेल्थ एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन दिस? तो सबसे पहले तो मैं आपका वो क्वेश्चन आंसर करूंगा जिसमें आपने कहा कि कैल्शियम कम आता है। हाँ, तो मैम लेट मी टेल यू, कैल्शियम कम नहीं आता मैम। ओके, विटामिन D3 कम होता है। हाँ। हम कैल्शियम कम हो जाएंगे ना मैम, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हमारे हार्ट को चाहिए, मसल्स को चाहिए, और जो एक्चुअल कैल्शियम लेवल्स आपका ब्लड बताता है वो ट्रू लेवल्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमें वो कैल्शियम चाहिए जो आयोनाइज्ड होता है। मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगा। विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। आप इंडोर रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, सनलाइट नहीं लेती हैं, इतनी धूप होने के बावजूद। हाँ, फॉरेन कंट्री में लोग पैसा देते हैं, टैनिंग कराते हैं, और हम लोग टैन के लिए क्या सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको विटामिन D3 डेफिशिएंसी है सो डेफिनेटली पूरी करनी चाहिए। मगर ये एक रिवाज सा हो गया है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं समझ आई मुझे, तो मैं आपको 4-5 दवाइयाँ जरूर लिखूंगा, जिनमें से एक विटामिन D3 होगी, एक कैल्शियम होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं और लिखने को, और मैं गलत जाऊंगा भी नहीं क्योंकि आपका कमी होगा विटामिन D3। दूसरा सवाल मैग्नीशियम, वेरी अंडररेटेड। हम लोगों को अब समझ आया है कि हमारी मसल रिकवरी के लिए, हमारे क्रैम्प्स के लिए, विटामिन डी की बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए हमें मैग्नीशियम खाना है। लेकिन ये ज़रूर डॉक्टर की सलाह से खाएं, क्योंकि मैम मैग्नीशियम के अलग अलग फॉर्म्स हैं। मैग्नीशियम साइट्रेट, ग्लाइसिनेट किसी और काम के लिए है, मसल्स के लिए, सल्फेट कॉन्स्टिपेशन के लिए। आप गलत खा लेंगे तो उसका असर भी गलत हो जाएगा। बट येस, आई बिलीव फॉर अ हेल्दी डाइट या तो आप मैग्नीशियम रिच फूड खा सकती हैं जो नेचुरल सप्लीमेंट है। अगर आपको उनकी एक्सेस नहीं है तो आप मैग्नीशियम की टैबलेट को अपने सप्लीमेंट्स में ऐड कर सकती हैं, बट विद एडवाइस कि कौन सा वाला लेना है। बोन हेल्थ के लिए हम जनरली मैग्नीशियम सिट्रेट एंड ग्लाइसिनेट देते हैं। I would request all our viewers and listeners today, to have a word with you. Because जितने convincingly मेरे पति मुझे पिछले 10 सालों से कह रहे हैं कि मैग्नीशियम खा लो, जो तुम ही पागल हो जो खा रहे हो, कोई नहीं खाता है। But today, after talking to you and the kind of cramps I get while sleeping, Yes. I think Magnesium is really important. I mean, I want to thank you for that. That's why we have you on the podcast today, Dr. I'm Saab. privileged. Coming to some funny rapid fire round for you now. So get ready to laugh. Okay. What's more stressful? Complicated surgery or forgetting your anniversary? Of course, hands down. Forgetting your anniversary, man. Surgery can be planned. You can prepare yourself, and you know how much rehab it is going to take. Yeah. But forgetting your anniversary, you don't know how much rehab it will take. Maybe years, maybe months, maybe weeks. Okay, good one. Okay, one bone you wish humans didn't have to fix so often. Collarbone. Absolutely. 90% तो ऐसे ही जुड़ जाती है मैम, हाँ. और इतनी कंट्रोवर्सी रहती है कि इसको फिक्स करना है नहीं करना है, और टूटती भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल लोग साइकिलिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, आप हाथ पे गिरेंगी सबसे पहले यही टूट जाती है। लेकिन भगवान ने ऐसी बनाई है मैम कि अगर नहीं भी सर्जरी करते हैं तो भी टूट जाती है। So now robotics in surgery or chai with patients, what wins hearts faster? Don't you think कि अदरक और इलायची is soul touching? Hi. Absolutely. But the good thing is I have a chai before planning a robotic surgery. So With for your me, patient. I can enjoy both the things. With your patient. Yeah, with your patient or in the planning room. Oh, wonderful. Okay, if not a surgeon, what would you be? Formula 1 driver. I have a passion for cars. I wish I could drive 0 to 100 in 2.1 seconds with the same precision, with a clean finish. And I always feel scalpel and steering, they have a lot of similarity. Yeah. You need perfection, you need precision, split-second decisions, and you have to land every time smoothly. Wonderful. Okay, craziest myth
someone believed about bones or joints? दही खाने से हड्डी दर्द करती है, दर्द करती है? नहीं करती है। दही खाने से घुटना खराब हो जाएगा। मैं तो रोज ही सुनती हूँ दही मत खाओ, रात को मत खाओ, वो हो जाएगी कोई हड्डी। साइंस तो नहीं है मैम इसमें, मैं तो रोज ही खाता हूँ ऐसे, हाँ। कोई साइंस नहीं है। एंड वन मोर, दे से दैट वो खड़े होके पानी मत पियो, घुटने खराब हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, तो मुझे भी नहीं खड़े होके तो मुझे नहीं पता कि खड़े होके क्या होता है। मेरा जिम ट्रेनर भी यही कहता है, हाँ। बैठ के पानी पियो, और हम खड़े होके पीते हैं। तो मैम आई डोंट नो आयुर्वेदिक कुछ एंगल हो, बट टू माय नॉलेज इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस तो नहीं है मैम। नहीं है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं उनके नी नकल्स क्रैक करते हैं तो उनको आर्थराइटिस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। इट्स जस्ट द एयर पॉपिंग इन द जॉइंट। ओह या, ये 3 चीज़ें ज़्यादा लोगों ने पूछी है कि दही खाते हैं तो घुटने खराब हो जाते हैं, जैसे आपने कहा पानी पीते हैं खड़े होकर तो घुटने खराब हो जाएंगे, और ये हम कट करते हैं तो खराब हो रहे हैं जॉइंट। ऐसा कुछ नहीं है मैम, इट्स द एयर पॉपिंग इन द जॉइंट्स। मेरा तो होता ही नहीं है ये। बहुत लोगों के होता है, और कुछ लोग तो बहुत करते हैं खुद ही। करना नहीं चाहिए ओके डेलिबरेटली। okay okay so hey, I have so many questions, yeah, man. You sit here, I'm not sending you home today, okay? So who complains more, knees after 50 or medical students before the exams? See, both of them are creaky after 50, and medical students also. The only difference is the knees do not Google or post on the Instagram, I am depressed, I have not prepared myself. So definitely it's the medical students who complain, Okay, not the knees. But both of them do. okay. So now coming to your last question, what has been your success mantra all these years as a doctor? Okay. Can I expand it a little bit? Yeah, of course. You know, when I came from England, after 3 months, so some of the people who saw me, उन्होंने कहीं से पता चला कि एक डॉक्टर आया जो बड़ा अजीब है, जो जब आप आते हैं दरवाज़ा भी खुलता है, और जब जाते हैं तो भी दरवाज़ा खुलता है, और आप आते हैं तो खड़ा हो जाता है। तो ये तो हमें सिखाया जाता है वहाँ पे कि पेशेंट फर्स्ट, और यही फिलॉसफी हम मरिंगो में भी करते हैं कि पेशेंट फर्स्ट। सो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत आसान मंत्र है, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और पेशेंट रिस्पेक्ट। मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि यहाँ कम थी। यहाँ डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और विदेश में हम पेशेंट को भगवान मानते हैं। दोनों अलग अलग फिलॉसफीज हैं, एंड आई कुड ब्लेंड देम वेरी नाइसली। तो पीपल नो मी मोर फॉर कम्युनिकेशन, explaining them things in their language, and I feel over the years I realized my transparency has really helped me, accepting my failures and my mistakes. That has really given me an edge over the others, and respecting your patients' thoughts. Treatment has to be according to them. You can't just say कि किताब में लिखा है ये होना है, किताब में लिखा है ये होना है, लेकिन आपके लिए ये होना है because I feel that's right for you. And I always feel that wisdom comes from experience, and experience comes from mistakes. So I'm sure I've done lots. That's why I consider myself to be wiser. And I totally agree with you, what all you said. जब मैं ये पॉडकास्ट करने आ रही थी, मुझे बहुत लोगों ने बोला घर में, वहाँ पे मैंने बताया डॉक्टर हेमंत शर्मा मैरिंगो एशिया में ऑर्थोपेडिक हेड हैं, और बहुत तुम करोगी, तुमको मेडिकल टर्म्स आते हैं। मैं कहा उनसे मेडिकल की बातें कौन पूछने आ रहा है, उनसे तो एज अ पेशेंट बन के जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे खुद को इतनी बीमारियां हैं हड्डियों की। But it was great talking to you. Thank you. One thing I would like to tell all our listeners today, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी हड्डियों का ढांचा बहुत ज़रूरी है, और उस ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करिए। खुद के डॉक्टर मत बनिए। देयर वी हैव प्रोफेशनल्स, वी हैव एक्सेलेंट डॉक्टर्स ऑल अराउंड। सो पीपल इन गुड़गांव स्पेशली, यहाँ पे मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल की बहुत बड़ी ब्रांच है, फैकल्टी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर हेमंत शर्मा भी इधर ही बैठते हैं, आपसे कहीं पे भी पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं फ़ोन पर। Get in touch with him in case you are even having the slightest of the pains. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स है किया। Thank you very much. At Maringo Asia Hospital, our priority is always the patient. You know that AI and robotic technology are everywhere these days. We see a great opportunity to use these technologies to provide better care and results to our patients.
Looking ahead, we want to blend innovation and compassion. We are planning, and in fact, we are training young doctors in a safer environment. They learn with more accuracy so that our patients recover faster and feel better soon. We just don't want them to walk. We want them to live their life. For us, it's not just using new tools. It's about building a future based on trust, learning, caring for the people who are relying on us every day.